सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह हुजरात की आयत मुबारक नंबर 2 और 3 में फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद ना किया करो और ना बुलंद आवाज़ से रसूल अकरम से बात किया करो, जैसा कि तुम एक दूसरे से किया करते हो, कहीं तुम्हारे अमाल बर्बाद ना हो जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। बेशक जो लोग अपनी आवाज़ें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर धीमी कर लेते हैं, यही लोग हैं कि अल्लाह ने इनके दिलों को परहेजगारी के लिए जांच लिया है, इनके लिए बख्शिश और बड़ा अजर है। नाज़रीन, मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी जंग। गुज़िश्ता शब मुतवक्के तौर पर शब कदर की रात थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रमज़ानुल मुबारक की ताक रातों को इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जाता है और इन ताक रातों में भी 27वीं शब को जो खास मकाम और मर्तबा हासिल है वो दीगर ताक रातों के हवाले से नहीं, मगर कल शब कदर के मौके पर, जैसी बाबरकत रात के मौके पर, उसके आगाज से चंद लम्हात पहले मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के अहाते के अंदर जो सियासी हुल्लड़बाजी हुई, उसने पूरी उम्मत मुस्लिमा के सामने पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुका दिया। मस्जिद नबवी के अहाते में जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार कौन था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत ने शदीद अल्फाज में इस वाक़े की मज़म्मत तो की है, जिससे यह वाज़ेह होता है कि ऐसा सोची समझी साजिश के तहत किया गया और इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, क्योंकि माजी में साबिक वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब के मौके पर भी ऐसा ही कुछ वाक़या हुआ था। मक्का मुकर्रमा में इमरान खान के खिलाफ जुमले कसे गए और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई, जिसकी तस्वीर जब सोशल मीडिया पर आई तो मरियम नवाज ने मुजम्मत करने के बजाय उस पर दाद दी। दोनों वाक़यात ही जनाब, दोनों वाक़यात ही काबिल मुजम्मत हैं और ऐसे मुकद्दस मकामात जहां अदब व एहतराम की मिसालें कायम की जाती हैं, वहां इस किस्म के वाक़यात होना शर्मिंदगी का बाइस है। इस पर आज बात करेंगे। किबला यास हमारे साथ मौजूद होंगे और साथ साथ सियासी मामला भी। जनाब हमजा शहबाज हल्फ उठाने जा रहे हैं और अब अदालत की जानिब से हुक्म आया कि जनाब स्पीकर कौमी असम्बली जो है अब उनसे हल्फ लें। कल 11:30 बजे हल्फ होगा, तो उस पर लतीफ़ खोसा और यास्मीन राशिद साहब अभी हमारे साथ मौजूद होंगी। लेकिन सर, स्टार्टिंग फ्रॉम यू किबला साहब, ये बताइएगा जो वाकया हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, इस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये वाकया क्यों हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अहम सवाल आपने पूछा। जहाँ तक वाक़े का ताल्लुक है तो इसकी तो हर लिहाज से मजम्मत हो रही है। खुद पीटीआई जो है उसके साबिक वजीर जो हैं नूरुल हक कादरी साहब, उसने भी ट्वीट किया है कि मैं शदीद कर्ब में मुब्तला हूँ, तो कोई भी इसकी हिमायत नहीं कर रहा। शरई हवाले से भी ये इंतहाई काबिल मुजम्मत है और सियासी सफारती लिहाज से भी, क्योंकि इस तरह पाकिस्तान की बड़ी बदनामी होती है, पाकिस्तान का बड़ा खराब इमेज जाता है। वजह इसकी क्या है? जाहिर है कि जिस तरीके से हम रिवायात का एहतराम को रहे हैं, जिस तरीके से वो जो साबिक हमारे सियासी कायदीन थे, नवाब नसरुल्लाह खान जैसे लोग, मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब जैसे लोग, प्रोफेसर गफूर अहमद जैसे लोग, वो लोग अब रफ्ता रफ्ता हमारे यहाँ से, हमारे दरमियान से खत्म हो रहे हैं। नई क़यादत जो आ रही है, बिलखुसूस नौजवान, उनके अंदर वो रिवायात का एहतराम मौजूद नहीं है। हमारे सियासी कायदीन ने भी उनकी ऐसी तरबियत नहीं की है कि किस तरीके से वो सियासी एहतराम, सियासी एक दूसरे के साथ रवादारी के जज्बात को फरोग दें। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अब सब सियासतदान मिलकर एक मिसाक़ सियासत की तरफ आ जाए, ताकि हम कम अज़ कम आइंदा जो हमारी नस्ल आने वाली है, इसको हम एक ऐसा पाकिस्तान मुंतकिल कर दें जो रवादारी और तहम्मुल की असास पर हो। लेकिन सर, इन्होंने जो किया है, अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? एक तो कार्रवाई है, वो तो यकीनन सऊदी अरब की हुकूमत के बारे में इत्तला है कि उन्होंने गिरफ्तारियां भी की हैं और वहाँ का कानून तो बहुत सख्त है और इस किस्म के जराइम की बड़ी जल्दी सजा भी नाफिज हो जाती है।
तो एक तो वो है, एक पाकिस्तान के अंदर अगर तहकीकात हों और अगर कोई लोग ऐसे साबित हो जाएं कि जिन्होंने इस वाक़े को वकूअ पजीर करने में मदद दी है, तो उसके खिलाफ भी कानून को हरकत में आना चाहिए। लेकिन इन सब से ज्यादा बुनियादी बात यह है कि अखलाकी तरबियत की कोई सूरत हाल हो, कोई एक ज़ाब्ता अखलाक बने, कोई एक मिसाक बने सियासी सरगर्मियों के हवाले से। और ये जिम्मेदारी जो है ये हमारी सियासी क़यादत के ऊपर है, किसी एक खास पार्टी पर नहीं बल्कि तमाम जुमातों के ऊपर। अच्छा सर, एक चीज और भी है, अब ये वाकया हुआ है, आपको लगता है सोशल मीडिया पर लोग बात कर रहे हैं कि ऐसे लोगों का दोबारा से मदीना मुनव्वरा जाने पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए, इनको सख्त सजा देनी चाहिए और सबको मिलकर एक मैसेज देना चाहिए, क्योंकि जिस मकाम पर, जिस मुकद्दस मकाम पर यह वाकया हुआ है, वहां पर सिर्फ पाकिस्तान से लोग नहीं जाते, पूरी दुनिया से मुसलमान वहां पर जाते हैं और पाकिस्तान की बदनामी हुई है इससे। मुझे अंदाजा ये है कि सऊदी अरब के कवानीन में तो ये बात मौजूद है कि जो कोई उस सरजमीन पर कोई जुर्म करे तो उसको वहां से निकाल दिया जाता है और ताहयात उसको मुल्बदर कर दिया जाता है। तो ये तो वहां सऊदी कानून के मुताबिक हो जाएगा। लेकिन जाहिर है कि जो इसके असरात पाकिस्तान पे आ रहे हैं उसमें इस बात का इम्कान है कि जहां मसलन हमने तुर्की में हमारे कुछ पाकिस्तानियों ने गलत हरकतें की और अब तुर्की में हमारे लिए जगह तंग हो रही है, इस तरह ये खतरा है कि सऊदी अरब में भी कुछ पाबंदियां आ जाएं पाकिस्तानियों के ऊपर, जो कि हमारा बड़ा सियासी नुकसान होगा और सिफारती मुआशी नुकसान भी होगा। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे, सोशल मीडिया पर बैठ के जो इस वाक़े को जस्टिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हुआ है वो गलत नहीं हुआ है, उनको क्या कहेंगे आप? ये तो जाहिर है कि हरम शरीफ और जो मस्जिद नबवी है, रोज़े रसूल है, उसके आसपास का जो माहौल है उसका इतना एहतराम है कि वहां तो ऊंची आवाज से भी मना किया गया है कि जाए कि वहां पे हुल्लड़बाजी की जाए, वहां पे किसी के बाल खींचे जाएं और गालियां दी जाए। बहुत शुक्रिया किबला साहब, हमारे साथ मौजूद थे। और इस वाक़े की जितनी मुज़म्मत वो कम है, चाहे वो अहाते के अंदर हो, अहाते के बाहर हो, इस तरह की हुल्लड़बाजी कहीं नहीं होनी चाहिए। और फिर मस्जिद नबवी ये तो इंतहाई मुक़द्दस मकाम है हम सब के लिए और हम सब इस चीज़ का एहतराम करते हैं और इस वाक़े की शदीद मुज़म्मत की जानी चाहिए। जनाब आगे बढ़ते हैं। 13 दिनों यानी तकरीबन 2 हफ्तों से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होकर हल्फ लिए घूम रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई कोई उनसे ये हल्फ ले ले। लेकिन गवर्नर पंजाब उमर चीमा, जिन्होंने उनसे ये हल्फ लेना है, वो मैं ना मानूं की रट लिए हमजा शहबाज से हल्फ लेने से मुसलसल इनकारी है। हमजा एक बार अदालत गए लेकिन उमर चीमा नहीं माने, फिर जनाब दूसरी बार अदालत गए, तब भी गवर्नर पंजाब के मौकिफ में जरा तब्दीली नहीं आई। गवर्नर पंजाब ने लचक नहीं दिखाई तो हमजा ने तीसरी बार अदालत का दरवाजा खटखटाया और इस बार अदालत ने गवर्नर पंजाब की जगह स्पीकर कौमी असेंबली को हुक्म दे दिया है कि वो हमजा से वजीर आला पंजाब का हल्फ लें। आईने पाकिस्तान के तहत सदर और गवर्नर पंजाब अपने हल्फ की पासदारी के पाबंद हैं, लेकिन पाकिस्तान में सियासी पोलराइजेशन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। माशरा सियासत की बुनियाद पर जितना तकसीम आज है जनाब शायद इससे पहले कभी नहीं था। जनाब डॉक्टर रिशिद साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा भी हैं आप। ये बताइएगा, अदब ये कहता है कि पहले मैं वो बात करूं जो जिस पर मेरा दिल बहुत ज्यादा रंजीदा है, वाक़े का जिक्र करूं जो कि गुज़िश्ता रोज पेश आया, फिर मैं आऊंगा हमजा शहबाज की तरफ। जनाब ये बताइएगा, ये मस्जिद नबवी में जो वाक़या हुआ है, आप इसकी कितनी मुज़म्मत करती हैं, क्या कहेंगी इस पर आप? मैं बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि ये वाक़या बड़ा नाखुशगवार है और ऐसे वाक़े जो हैं उनको बिल्कुल किसी तरीके से भी इनकरेज नहीं करना चाहिए। असल में तकलीफ़ होती है इस तरह के वाक़े देख के, लेकिन लोगों के अंदर जो गम गुस्सा है, अब हमें तो समझ नहीं आ रही, हम पे तो किसी को इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, लोगों में बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा है, क्योंकि आखिर पाकिस्तान की जो कौम है वो अपने आप को आज़ाद कौम ही समझती थी जब तक कि ये नहीं पता चला कि हम किस हद तक महकूम। तो मेरा ख़्याल है ये गम और गुस्सा की इजहार जो था ना, था तो बहुत तकलीफ़ थे, लेकिन लोगों ने मेरा ख्याल है ये स्पॉन्टेनियसली किया और बिल्कुल इस चीज़ को, ऐसी चीज़ों को बिल्कुल इनकरेज नहीं करना चाहिए।
गुस्सा अपनी जगह पे, लेकिन गुस्से के इजहार की जगह मेरी नजर में मुनासिब नहीं थी। वहां पर गुस्सा नहीं किया जाता है, वहां पर ऊंची आवाज में बात नहीं की जाती है। लेकिन कासिम सूरी साहब पर भी गुज़िश्ता रोज हमला हुआ, वाकया हुआ। क्या माशरा अदम बर्दाश्त की तरफ जा रहा है? अदम बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा, जो देखिए अदम बर्दाश्त तभी ख़त्म होती है ना, इंसान की बर्दाश्त तब कम हो जाती है जब वो सोचता है कि ज़्यादती की एक इंतहा हो जाए। हमेशा याद रखिए कि कभी भी इस तरह का रिएक्शन नहीं आता जब तक इंसान जो है ना उसको बिल्कुल आप दीवार से ना लगा दें। अहम बात ये है जो बहुत ज़्यादा मेरे लिए तकलीफ दह चीज़ थी, वो ये थी कि जिस तरीके से वो कहते हैं ना, जो लोग कहते थे वोट को इज़्ज़त दो, उन लोगों ने जिस तरह वोट को पामाल किया, जिस तरीके से ख़रीदारियाँ की, जिस तरीके से सौदाबाजियाँ की, जिस तरह से लोगों को लोटों को अपने पास लेके गए, वो अपना ज़मीर फरोश तरीका, वो इतना तकलीफ दह चीज़, मेरी तो बहुत तकलीफ दह चीज़ थी। मैं सोचती थी आखिर जिस पार्टी के साथ मैं खड़ी हूँ और जिस पार्टी ने मुझे ये इज़्ज़त दी और उसने मुझे एक सीट दी है, मैं उस पार्टी के मुखालिफ कैसे जा सकती हूँ? हाँ, मैं जा इसलिए सकती हूँ कि असूलन शायद मेरी मुखालफत हो गई है, तो मैं रिज़ाइन करके ज़रूर दूसरी तरफ चली जाऊँ, उस पर हमें बिल्कुल कोई इतराज़ नहीं। जो तकलीफ दह चीज़ थी कि वही पुरानी बातें, जिन बातों पर हम कहते थे ये गलत काम है, और आपको पता है कि जब सेनेट के इलेक्शन हुए तब भी खान साहब ने कहा था कि मत करिए, ये हॉर्स ट्रेडिंग और ये सारा कुछ जो होता है ये सियासतदानों की बदनामी का बायस बनता है। हमें खुलेआम वोट देना चाहिए और बताना चाहिए कि मैं किसके साथ खड़ा हूँ। अच्छा। और ये बात गलत नहीं थी। वजह ये है कि अगर हम सियासतदानों की इज्जत चाहते हैं तो फिर इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग और इस तरह की जिस तरह ख़रीदारी हुई और फिर उसके वजह से एक हुकूमत जो काम कर रही थी उसको हटाया गया, तो एक तकलीफ दह चीज़ ही हो सकती है ना। और जो ये जोड़ तोड़ हो रहा था, आप कौम से एक हद तक ही छुपा सकते हैं, कौम कोई बेवकूफ़ तो है नहीं। मैं कई दफ़ा लोगों से पूछती हूँ कि क्या लोग वाकई समझते हैं कि ये 22 करोड़ आवाम कोई बात समझती ही नहीं है, उनकी समझ बूझ से बालातर है। आफ्टर ऑल आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, 1 सेकंड लगता है और बातें जो हैं 1 मिनट में फैलाई जाती हैं, 1 मिनट के अंदर सारी खबर बाहर निकल जाती है। तो अब तो वो वाली बात है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बहुत एहतियात रखनी चाहिए। अच्छा। आपके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जिसका नुकसान हो। और ये जो बात है ख़ास तौर पे ज़मीर फरोशी, अपना ईमान बेच डालना, आप अपना मतलब आप ईमान बेचने वाली बात है ना कि आपने एक बंदे के साथ वादा किया कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपने ओथ ली उसकी तरफ से और फिर आप अपना उसकी सरेआम उसकी नीलामी कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर मैं एक सवाल और उठाना चाहूँगा। यहाँ पे आप लोग हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, चलो अब सियासत की तरफ आते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग की बात की जाती है और ये बात हर सियासी जमात की तरफ से जीत आती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम नून हो या फिर आपकी जमात हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन जब हॉर्स ट्रेडिंग आपके लिए की जा रही हो तब आप उसको ज़मीर की आवाज़ कहते हैं, लेकिन आपके खिलाफ की जा रही हो तो आप कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है? जी बिल्कुल, मैं तो इस बात पे टोटली बिलीव करती हूँ। बल्कि जिस दिन उस असेंबली में शोर और हल मच रहा था तो मेरे साथ कुछ नून लीग के लोग खड़े हुए थे और उन्होंने कहा हम वो क्या कहते हैं, आप हमारे वापस करें। मैंने कहा मैं तो इस बात पे बिलीव ही नहीं करती। आपके पास रहने चाहिए, हमारे पास ही रहने चाहिए। पर अगर इस तरह की ख़रीदारी और फिर ये है कि कुल्ला आम ख़रीदारी की गई, अच्छा, आफ्टर ऑल हमने अब जो क्लॉज जो डिफेक्शन क्लॉज है उसके बायस जो एप्लीकेशनें जमा करवाई हैं इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन को बहुत जल्दी उसके ऊपर अपना वर्डिक्ट दे देना चाहिए। वजह है कि एक दफ़ा ये लोग जो इन कामों में मुलव्वस हैं वो ये सबक सीख लें आइंदा के लिए। यकीनन मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो लोग सियासत में रहना चाहते हैं वो कभी ये गलती नहीं करेंगे। उनको अगर पता चल गया कि मैं ताहयात डिस्क्वालीफाई हो सकता हूँ या डिस्क्वालीफाई हो सकती हूँ, वो आइंदा ऐसे कामों में मुलव्वस नहीं होंगे। बहुत बेहतर होगा कि रिज़ाइन कर दें। अभी शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में कहा गया कि जी वो भी तो लोटे थे। ये बात याद रखिएगा, वो उस वक्त ही वो सिटिंग मिनिस्टर, उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री से रिजाइन किया। बिल्कुल, उन्होंने अपनी मेंबरशिप से रिजाइन करके आके तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी। आप इस तरह करें, किसी ने कोई इतराज़ नहीं करना था, आप कर देते ना।
ये जो 25 लोग उनके साथ खड़े होना चाहते थे वो 100 दफ़े जाके खड़े होते, रिज़ाइन करके खड़े होते। आ गया जहाँ तक कोलिशन गवर्नमेंट का, कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर भी आपके सामने है जिस तरह जोड़ तोड़ हो रहा था और एक तमाशा बना हुआ था। तो अफसोसनाक बात है, और ख़ास तौर पे मुझे तो जुडिशरी पे इसलिए बहुत अफसोस होता है कि एक आपका सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ये बात कह रहा है कि एक मरासला है जिसके अंदर इंटरफेरेंस है, मदाखलत का लफ्ज़ इस्तेमाल सब कर रहे हैं, NSC भी कर रहे हैं। सही है। आप देखिए तो सही कि रोना पीटना किस चीज़ का है, पूछ तो लीजिए। आपने अपने आप को एक टनल विजन के साथ ओवरऑल होलिस्टिक व्यू आप देखने को तैयार ही नहीं है। और क्या वाकई आप बतौर अदलिया वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान एक महकूम मुल्क रहे? हम क्या वाकई ग़ुलामी ज़हनियत हमारी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमने ग़ुलाम ही रहना है और कभी कोई इंडिपेंडेंट बात नहीं करनी जब तक कि? लेकिन अब अदलिया की जानिब से जनाब फैसला तो आ गया ना। अब हमजा शहबाज कल 11-11:30 बजे हल्फ भी उठा लेंगे, उन्होंने स्पीकर कौमी असेंबली को कह भी दिया है। लेकिन आपको क्यों लगता है जो पंजाब असेंबली में उनके इंतखाब का मरहला हुआ, वो मुंतखब हुए, आप लोग उसको गैर आईनी क्यों कह रहे हैं? क्यों ऐसा कह रहे हैं कि जनाब वो अमल ही मुतनाज़ा था, ऐसा होना नहीं चाहिए था? देखिए जहाँ मैं तो खुद पर्सनली आई वॉज अ विटनेस टू इट, मैं चश्मदीद गवाह हूँ ना उसकी सारी। सबसे बड़ी ये बात है कि स्पीकर साहब को जब वो डिप्टी स्पीकर साहब आए हैं और उनके साथ जो भी मारपीट हुई है, वो दैट वाज अ रिजेंटमेंट। वो जो अपने जो उनके कुलीग्स थे दे वर रिजेंटफुल कि तुम हमारे टिकट पे तुमने इलेक्शन लड़ी, हमारे टिकट पे तुम जीते, हमारी वजह से तुम डिप्टी स्पीकर बने और तुम हमारी मुखालिफ काम कर रहे हो। तो जो मारपीट हुई एक्चुअली दैट शुड हैव रिमेन्ड इनसाइड द असेंबली। असेंबली की अपनी पुलिस है, उसकी अपनी एक बाकायदा सिक्योरिटी है और वो सिक्योरिटी जो है वही उनको बचा के बाहर लेके गई। जो स्पीकर साहब ने बहुत बड़ी ज्यादती की है, अनप्रेसिडेंटेड। लेकिन यहाँ पर आप इस सारे मामले को, आप ही कह रही है, माजरत आपकी बात कट रही है, लेकिन आप इस सारे मामले को मुतनाज़ा करार दे रही हैं। आप समझती है कि मुतनाज़ा ही मामला गैर आईनी है? आपको अगली बात आप सुन लीजिए। अब मकसद ये है कि जब इंतखाब के लिए वो तशरीफ दोबारा लेके आए और पुलिस उन्होंने अंदर भेज दी और जो वो धक्कम पेल हुई, आपको मैं बता नहीं सकती कितनी बड़ी ज्यादती कि आप जो सबसे बड़ा फोरम है पार्लियामेंट आपका, विच एक्चुअली शुड बी द मेन कंट्रोलर, उसके अंदर आपने पुलिस अंदर भिजवा के और वहाँ वो MPAs के साथ धक्कम पेल हो रही है और लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और फिर उसके बाद जो आइस की साइड थी पूरा बिल्कुल उसको बंद कर दिया गया, वहाँ सामने सारी पुलिस ही पुलिस खड़ी हुई थी। ठीक है। आप वहाँ तिल धरने की जगह नहीं थी सवाए पुलिस के, और आके वो उस लॉबी में खड़े होके किस किस्म की इलेक्शन करवाने लगे। ना हमें आवाज़ का पता चल रहा था कि बात क्या हो रही है, और जो जिस तरफ उनकी तरफ जो क्या कहते हैं जो अपोजिशन वाले थे उनकी तरफ देयर वाज़न्ट एनी पुलिस, उन्होंने उस तरफ खुला रास्ता दिया हुआ था। अब आप ये बताइए कि जिस इलेक्शन के अंदर जो आपका कैंडिडेट है उसके से ज़दोकोब हो के वो ज़ख्मी होके बाहर चले जाएं और हमारे लिए जिस तरफ से हमने निकलना है वो दरवाज़ा भी बंद कर दिया जाए, तो क्या आपका ख्याल है दिस वाज नॉट, ये कोई इलेक्शन हो रही थी? वो तो एक तमाशा बना हुआ था। इट वाज टोटली अनफेयर। और आप अभी भी सिचुएशन देख लेना, सिचुएशन ये है कि वो जो 25 लोग हैं जिन लोगों ने जिनके खिलाफ इस वक्त अपना इलेक्शन कमीशन के अंदर कागज जमा करवाए हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, वो 25 निकलते हैं तो इनकी तो वो 180 नंबर चाहिए, वो तो बनता ही नहीं है, किसी तरीके से भी नहीं बनता, जो मर्जी ये कर ले। ठीक है, वो किसी तरीके से नहीं बनता। वो अपना पीपल पार्टी के साथ वोट भी अपने साथ जोड़ ले, सबके कर ले, उनका नंबर वो नहीं बनता। वो जो 25 बंदे निकाले जाएं। और फिर सबसे बड़ी बात है जो 25 बंदे उनमें 5 जो थे वो उन सीट्स पे थे जो सिलेक्टेड सीट्स थी, 3 खवातीन की और 2 माइनॉरिटी की। कल वो डिस्क्वालीफाई होंगे। ठीक है, तो ये अच्छा, लेकिन जो भी आप मुनहरिफ अराकीन कहें या नहीं कहें, एक मामला हुआ है, वो रुकने पंजाब असेंबली हैं और उन्होंने वोट दे दिया। लेकिन खैर अब कोर्ट की जानिब से अहकाम तो आ चुके हैं और ये कहा गया है कि जनाब कल 11:30 बजे हल्फ उठा लें। देखिए बेसिकली बहुत हद तक तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल के अंदर अदालत जो है वो क्या सदर पाकिस्तान के ऊपर हुक्म अपना वो कर सकती है?
सदर पाकिस्तान ने इधर से इसी बात के बारे में एक डिटेल्ड समरी जो है वो गवर्नर ने भेज रखी है सदर पाकिस्तान को। सही है। और सदर पाकिस्तान उस समरी को आगे प्राइम मिनिस्टर को भेजना है। प्राइम मिनिस्टर है नहीं इस वक्त, वो तो चले गए हैं उम्रे के ऊपर। अब ये सारी बातों की वजह से इफ देयर इज अ स्टेलमेट, इट इज़ बिकॉज इट इज़ ऑल बेसिकली बिकॉज ऑफ द एक नाजायज़ काम हुआ, तो क्या उसकी कोई सुनीत नहीं होनी चाहिए, कोई बंदा सुनने वाला ना हो ये। और मतलब वो कोटें जो वहाँ उठा के बाहर फेंके उन बातों को और कहेंगे नहीं जी ये बात ज़रूर करनी है। अरे भाई, जो काम आपने दूसरे काम है वो नहीं करने हैं आपने, और किसी किस्म की आपने इंसाफ का तकाजा जो है और कहीं भी नहीं करना, सिर्फ इसी मसले में करना है। आप मुझे ये बताइए, जब साफ पता चल रहा है कि ये इलेक्शन जो थी, एक तो नंबर 1 इट वाज बाय द डिसेंडेंट्स कि अगर वोट ना हो तो उनके नंबर नहीं बनते थे। नंबर 2 व्हाट वाज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इज कि जी वहाँ कैंडिडेट नहीं था, उसको मार पीट के ही हैड टू गो फॉर। और तीसरी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ थी कि अकॉर्डिंग टू द असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन आपको जो लेकिन कैंडिडेट वहां पर उस वक्त तो पहले थे, लेकिन मामला काफी सूरत हाल इख्तियार कर गया था। अच्छा, ये मामला भी है, लेकिन यास्मीन राशिदा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं बात करूंगा, आप ही ने वो रिपोर्ट तैयार की थी नवाज शरीफ साहब की और ये कहा था कि जनाब इनकी जान को खतरात लाहक है, इनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। तो क्या उसके बाद उनको पछतावा होता है उस फैसले पर? क्या होगा? एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सवाल का जवाब उनसे पूछेंगे। जनाब, प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वजीर सेहत रही हैं पंजाब की, और उन्हीं के दौर में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान को छोड़ के बैरून मुल्क गए थे इलाज करने की गर्ज से, और इस वादे के साथ गए थे कि जैसी उनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी वापस आ जाएंगे। लेकिन यास्मीन राशिदा साहब ये बताइएगा कि जो ये मामला हुआ रिपोर्ट्स का, आपको लगता है आपको ट्रैप किया गया, आप ट्रैप हो गई? आप डॉक्टर हैं, वजीर सेहत रही हैं, आपको लगता है कि ये जो फैसला हुआ था वो नहीं होना चाहिए था, इसमें बेहतरी हो सकती थी? नवाज शरीफ साहब बाहर गए तो उनकी तबीयत बिल्कुल बेहतर हो गई थी। देखिए जी, मसला ये है कि मेरे जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनको मेरे पे पूरा यकीन और तसल्ली है, और उन्होंने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा इस बात को डिफेंड किया कि मैं डॉक्टर यास्मीन से मुसलसल राब्ते में था और मुझे हर चीज़ की खबर थी। अहम चीज़ है कि आप इंसानी हमदर्दी के तहत अगर इमरान खान साहब ने उनको बाहर जाने दिया, अच्छा, तो ज़्यादती तो उन्होंने की। यहाँ से तो उनको बेल के ऊपर जाने की इजाज़त मिल गई, और मैंने ख़ुद पर्सनली, आप यकीन जानिए कि पर्सनली जनवरी में भी फरवरी में भी फ़ोन करके बिल्कुल इंसानी हमदर्दी में कहा कि भाई अगर आप इलाज करवा रहे हैं वहाँ, तो जो इलाज करवा रहे हैं उनकी रिपोर्टें हमें भिजवा दीजिए ताकि हम आपकी बेल एक्सटेंड कर सके। ओके। अगर नीयत ही ख़राब हो तो फिर इंसान क्या कह सकता है? अच्छा, मुझे तो अफसोस होता है ऐसी बातें सुन के कि आप अपने आप को एक तरफ कहते हैं कि मैं 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क का रह चुका हूँ, और आप अपने आप को एक बहुत बड़े सियासतदान है, पार्टी के सरबराह कहते हैं। तो इंसान अगर अपनी कमिटमेंट ही नहीं रख सकता, भाई कम से कम यू स्टिक ऑन टू योर कमिटमेंट। आपने कमिटमेंट की ना, और मैंने तो आपको बताया कि बिल्कुल खुले दिल के साथ, बग़ैर ये कभी सोचे कि वो मेरे हरीफ थे, मेरी उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना और ये सब कुछ, मैंने जिस तरीके से उनका ख्याल किया जब वो अस्पताल में थे, आप उनसे पूछ लीजिएगा, उनकी हर बात जो थी वो मैंने कही कि बिल्कुल जिस तरह आप चाहते हैं इस तरह करेंगे, और इलाज हमने अच्छा किया। उन्होंने खुद सेटिस्फेक्शन का इज़हार किया। हम तो लेकिन मामला ये भी होता है यास्मीन साहबा, ये भी होता है कि सियासी तौर पर गलतियां हो जाती हैं इंसान से, और ये सियासी कैरियर इंसान को पलट देती है। आपको लगता है इंसान बीमार आए, आप कोई बंदा बीमार मेरे पास आए, तो मैं बतौर डॉक्टर तो उसके इलाज के बारे में नहीं सोचूंगी। मैं क्यों खुदा न खास्ता ये सोचना शुरू कर दूंगी? अब मैं इंसान पहले हूँ, डॉक्टर और इंसान पहले हूँ, फिर उसके बाद सियासतदान हूँ। तो मैं तो बतौर इंसानी हमदर्दी हर तरीके से उनका ख्याल किया, उनका इलाज किया, बाहर से, लाहौर से बाहर से लोगों को बुलाया, हीमाटोलॉजिस्ट को बुलाया, सबको कहा कि भी आप देखिए, और जिस तरह की, और मैं उनके पास खुद भी जब गई
तो मैंने उनसे यही बात कही कि आपको किसी किस्म का, इमरान खान साहब ने ये कहा, आप बाहर से कोई मुआलिज बुलाना चाहते हैं हम बाहर से भी बुला देंगे। अच्छा, ये ऑफर की अब थी। अगर इससे भी आप कहिए कि ये हमारी तरफ से ज्यादती है, मेरा ख्याल है ये बात नहीं है, ज्यादती उन्होंने की, क्योंकि जब वो, लेकिन पार्टी में आपको लग रहा है कि पार्टी में आपकी जो एफिलिएशन है वो कुछ कम हुई है उसके बाद से, इस फैसले मेरा के ख्याल बाद? है मैं इन चीज़ों, देखिए मैं इन चीज़ों से इसलिए परेशान नहीं होती हूँ, अल्लाह ताला को मेरी नीयत का पता है और ख़ान साहब को मेरे पे बहुत भरोसा है, मुझे कभी इस बात पे परेशानी नहीं होती। पर लेकिन मुझे इस बात की तकलीफ़ ज़रूर होती है कि जब लोग कमिटमेंट्स करके और अपनी कमिटमेंट से बैकआउट कर जाते हैं। हमने तो सारी ज़िंदगी यही बात सीखी कि एक तो सच बोल लो और फिर ये कि कोई कमिटमेंट करो तो उस कमिटमेंट के साथ यू स्टिक ऑन टू योर कमिटमेंट। अब मुझे इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हुई हुई है, आप अगर सारे हम पाकिस्तान की बेहतरी की बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है जो एक सादे लफ्ज़ों में जितनी मेरी समझ बूझ है वो ये है कि भाई इलेक्शन करवा दीजिए, क्या परेशानी है? क्योंकि आप कहते हैं आप एक पॉपुलर पार्टी हैं, आपके साथ माशाल्लाह 11 पार्टियां इकट्ठी होके तो बहुत ही पॉपुलर हो गई होंगी, तो फिर परेशानी की कौन सी बात है? इलेक्शन करवा लीजिए, आप जीत के इलेक्शन, आप आराम से बैठिए। तो लेकिन अब तो हर चीज़ खटाई में इलेक्शन कमीशन कह रहा है ना कि हम नहीं करा सकते, इलेक्शन आप, कमीशन माजूरी का इजहार कर रहा है ना कि हम नहीं करा सकते इलेक्शन। नहीं, वो तो देखें ना, आज वो माजूर हैं, कल उनकी माजूरी ठीक हो जाएगी। मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि वो इलेक्शन कमीशन क्या जो हर वक्त तैयार ना हो इलेक्शन करवाने के लिए, काम ही उनका इलेक्शन करवाना है, कोई और काम है और उनको दिया हुआ आपने, पता चले कोई सेहत की शोबे में उन्होंने काम करना है या उन्होंने कोई अपना एजुकेशन के शोबे में काम करना है, वो इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है? इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने। एम आई रॉन्ग? मैं गलत बात कर रही हूँ? आप सही कह रहे हैं। तो ये तो अगर कोताही उनकी तरफ से है तो वो तो हम कह रहे हैं पहले दिन से कि वो बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट है, इनकॉम्पिटेंसी की बात तो कर चुके हैं, तभी तो कहा है कि इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर दें, क्योंकि आपकी ये काबिलियत ही नहीं है कि आप इलेक्शन करवा सके, वरना तो इलेक्शन कमीशन का और कोई काम नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। मौजूद थी और तमाम बातों पर बात कर रही थी और उनका कहना था कि जनाब हमदर्दी की बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दिए। सवाल मैंने इसलिए उठाया कि अब उनको पासपोर्ट भी जारी कर दिया गया है और कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, और ऐसा कहते हैं लोग यास्मीन साहिबा से कुछ गलती हो गई, इस वजह से उनकी पार्टी में एफिलिएशन भी कम हो गई है। अब जनाब हमारे साथ मौजूद हैं लतीफ खोसा साहब, उनसे मजीद बात करते हैं। लतीफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एक अहम मामला, आर्टिकल 6 लगा रहे हैं आप, इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सर इंतकामी कार्रवाई? आर्टिकल 6 क्यों लगा रहे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है? बाकी कुछ उन्होंने कसर छोड़ी है और वो तो चाह रहे हैं कि ये लगाया जाए उन पर, और इसी बयानिए को वो जो है मजलूम बनने की, सियासी मजलूम बनने की कोशिश कर रहे हैं। सारी उनकी जो बुराइयां थी वो समझते हैं इससे धुल जाएंगी। जो उन्होंने 4.25 साल इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है वो समझते हैं कि ये आवाम जो है बिल्कुल नाबल्द है, ये सारा इसके नीचे दब जाएगा। तभी वो आइन की जिस तरह से पामाली और धज्जियां उड़ा रहे हैं, आइन की जिस तरह से वो सबवर्जन कर रहे हैं, ये तो बनाना रिपब्लिक इन्होंने बना के रख दी है। एक सूरत ये है कि सरेंडर कर जाए और इनकी जो फरमूदात और अहकामात हैं उसके ताबे होकर रियासत जो है इनकी गुलामी में चली जाए। ठीक है। और ये फिर माशाल्लाह जो बैरूनी कुव्वतें हैं जिनकी इन्होंने फंडिंग के ऊपर अपना सारा पार्टी बनाई और पार्टी में जो कुछ भी इन्होंने किया, ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी खत्म हो जाए, ये चाहते हैं अदलिया की तस्हीक भी ये तसलसल और करते चले जाए। अच्छा। ये चाहते हैं कि जब अस्करी क़यादत है उनको भी ब्लैकमेल करके, या जब तक वो इनकी अंपायर उंगली इनके हिसाब से जो है खड़ी करता रहे तो ठीक है, नहीं है तो फिर ये उनको भी पूरे इल्जाम ठहराते रहे कि मुझे निकाल दिया, मुझे क्यों निकाल रहा। सही है। ये इस तरह तो नहीं चलेगा ना, सारी बातें इन्हीं की हुक्म से चलेंगी। मेरे ख्याल में जब तक आर्टिकल 6 के तहत इनके खिलाफ ये रियासत के खिलाफ बगावत और आइन के खिलाफ जो है सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का ये केस नहीं बनेगा, ठीक है, मेरे ख्याल के फिर आप आगे आजमाओं को जो है रोक सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि रियासत अगर इस वक्त बाकी हुकूमत जो है वो इनके खिलाफ जो है ये कार्रवाई करे। अच्छा। क्योंकि जो कुछ आरिफ अलवी साहब कर रहे हैं सदर पाकिस्तान, वो अपने हल्फ की भी पासदारी नहीं कर रहे, वो इमरान खान की गुलामी कर रहे हैं। अच्छा। जो कुछ सूरी ने किया वो भी आपने देख लिया कि जिस तरह से उसने तस्दीक करके आईनी एक अमल को रोका और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद वो जो है जिस सारा दिन उन्होंने जिस तरह से फिर असद कैसर साहब ने जो कुछ किया
और फिर देखें जो असेंबली में भर्तियां कर गए कैसर साहब अपने बहनोई तक को जो मराहत देकर और प्रमोशन जिस तरह से दिए हैं, उन्होंने तो अपनी जागीर समझने की कोशिश की। ठीक है, तो मेरा मतलब है कि और बताएं क्या किया जाए इनके साथ। यहाँ गवर्नर जो पंजाब कर रहा है वो हाई कोर्ट के फैसले भी आप मानने से गुरेजा हैं, आप इनकारी हैं एक किस्म के। तो आप हर एक को जो है कहते हैं कि गद्दार है, सिवाय आपके बाकी सारे इदारे और सारे जो है सियासी। चले सर, अब तो फैसला आ गया अदालत का। अब देखें सुबह 11:30 बजे उठाते हैं हमजा शहबाज या नहीं उठाते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और जनाब आर्टिकल 6 अगर साबित हो जाता है तो क्या इस जुर्म की सजा है, इस पर ही बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। लतीफ खोसा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लतीफ खोसा साहब से पूछेंगे कि जनाब आर्टिकल 6 अगर साबित हो जाता है तो इसके जुर्म की सजा क्या है, और क्या इससे पहले किसी सियासतदान पर आर्टिकल 6 लगा है। लेकिन उससे पहले जो आज सुबह 11:30 बजे, मतलब कल सुबह 11:30 बजे हमजा शहबाज हल्फ उठाएंगे, तो सर ये पंजाब असेंबली की जो सूरत हाल है, आपको लगता है अब बेहतरी की तरफ जा रही है, अब सारा मामला आराम से सॉर्ट आउट हो जाएगा, या अभी फिर कोई क्लाइमेक्स आना बाकी है? सर ये तो सरीहन आइन की पामाली कर रहे हैं और न सिर्फ आइन की अदलिया की तस्दीक कर रहे हैं। अच्छा, ये तो मुझे नहीं समझ आता कि ये किस तरफ चाहते हैं कि इस रियासत को ले जाया जाए, और ये अफरा तफरी चाहते हैं। बार बार वो कहते हैं कि गली गली जो है ये एक ऐसा नफरत का बीज बो रहे हैं कि ये यहाँ इंतशार की ऐसी कैफियत चाहते हैं कि ये जैसे पंजाबी का मिस्ताक है कि न खेडेंगे न खेडन देंगे। अगर इनको इक़्तिदार मिल जाए, चाहे वो सिलेक्टेड ही हो क्यों ना हो। अब आपने देख ही लिया है कि जो इनके साबका वजीर कानून भी बाद में थे और वजीर इत्तलाआत भी थे, जो माशाल्लाह जो कुछ उन्होंने कहा कि अगर वो हमारे साथ होते तो या हमारे से राजी होते या हमारे से खुश होते तो आज भी हम इक़्तिदार में होते। और क्योंकि उनका थोड़े हमारे से दूरी हो गई तो इसलिए हम इक़्तिदार से बाहर हो गए। तो इसका मतलब ये है कि बैसाखी से आए थे। अच्छा, जब बैसाखी उनकी जो है खत्म हो गई और न्यूट्रल हो गई तो न्यूट्रल को भी इन्होंने गाली दी। ये कैसे खिलाड़ी है, ये कैसे? क्रिकेट तो एक बहुत अच्छी इट्स गेम ऑफ द नोबिलिटी की एक निशानी होती है। ठीक है, क्रिकेट तो है। ये कैसे क्रिकेटर है, मुझे तो समझ नहीं आती है। और मेरे ख्याल में तो बॉल टेम्परिंग भी इन्होंने की थी और ये बाकी सारी कबाहतें भी यही लेके आए थे। और ये कहते हैं कि मेरी अगर जिद्दी बच्चे की तरह जिस तरह होता है, अगर मेरी चल मानी जाएगी तो ठीक है, नहीं तो मैं खिलाना मैं खेल लेने को। ठीक है, लेकिन सर ये बात तो अपनी जगह सही है। ये बात आप जो कह रहे हैं ये अपनी जगह बिल्कुल। लेकिन अगर आर्टिकल 6 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 6 अब तो खैर उठा लेंगे हल्फ, अगर कोई नया ट्विस्ट नहीं आता है। आर्टिकल 6 अगर साबित हो जाता है खान साहब पर, आरिफ अलवी साहब पर, कासिम सूरी साहब पे और उमर चीमा साहब पर, तो इनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा सर? आइन में तो एक ही जुर्म है जो काबिल मुआखजा भी किया गया है और काबिल सजा भी है, और वो है आर्टिकल 6 का। बाकी तो तमाम झैली कवानीन के ताबे होते हैं, उनमें सजा जजा का तसव्वुर किया गया है। लेकिन आइन से खिलवाड़ जो है ये पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के उस इमरानी मुआहदे की तज़हीक और पामाली है, जिसकी सजा खुद आइन में मुतय्यन की गई है और 1974 के एक्ट के तहत जो है उसके बाकी जो मामलात हैं वो अदालत का किस तरह से होगा और क्या होगा वो उसके तहत है। तो अगर दीजिएगा, एक शख्स तो देख लें कि आप परवेज मुशर्रफ को तारीख में एक ही शख्स को जो है ट्रायल हुआ और वो आज तक बाहर है और छुपता फिर रहा है, उसको सजाए मौत हुई, जनरल परवेज मुशर्रफ को। ठीक है, अब अगर ये भी उसी जायचे में आना चाहते हैं तो भले ये भी या तो मफरूर हो जाएंगे और फिर वहां कहीं छुपते फिरेंगे, दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, या फिर ये है कि जेल पाबा सलासल होंगे और ये इनके ख्वाब जो है आइंदा सियासत में रहने के भी खत्म हो जाएंगे। वैसे तो अगर ये उसी को फॉरेन फंडिंग जो प्रोहिबिटेड फंडिंग वाला केस है, अगर उसी को ये तकमील तक पहुंचने दें तो भी ये माशाल्लाह ये बिल्कुल इनकी पार्टी पर भी जो है बंदिश लग जाएगी और ये खुद भी जो है उसके जो है सियासत से बाहर हो जाएंगे हमेशा के लिए। और यही है कि 8 साल से ये उस केस को जो है लटकाए हुए हैं और फिर इन्होंने हाई कोर्ट से एक हुक्म ले लिया है
जो सिंगल बेंच ने ऑर्डर किया था कि 30 दिन के अंदर इसको यकसू किया जाए, फिर एक हुक्म ले लिया है कि ये 30 दिन वाली बंदिश जो है खत्म की जाती है। ठीक है। अरे भाई तुम उसको जो है उलझाते चले जा रहे हो कि जी बाकी पार्टियों का भी इकट्ठे देखो। भाई बाकी किसी पार्टी पर फॉरेन फंडिंग का इल्जाम नहीं है सर। उन पर जो है अगर लोकल फंडिंग में कोई जी जो है किसी अकाउंट को नहीं दिखाया गया, अच्छा, तो वो प्रोहिबिटेड फंडिंग और जो है जो दूसरी फंडिंग है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर उसमें अगर कोई फंड जिक्र नहीं किया गया तो वो फंड जब्त हो जाता है। अच्छा, जबकि प्रोहिबिटेड फंडिंग अगर साबित हो जाती है, यानी आपने एक दुश्मन एजेंसी, दुश्मन इदारा, दुश्मन शख्स या दुश्मन जो है फर्म से या दुश्मन मुल्क से या दुश्मन एजेंसी से पैसे लिए, अच्छा, और आपने यहाँ आकर उसकी पैसे के जोम पर आपने सियासी जो है कब्जा किया है, तो फिर उसकी वो आर्टिकल 6 से कम नहीं है वो। फिर आपकी पार्टी बैन हो जाती है और फिर आपके फंड्स जो है वो भी खत्म हो जाते हैं, आपकी सियासी जमात का वजूद खत्म हो जाता है। तो क्यों आप फेस नहीं कर रहे हो, क्यों आप उसको यकसू नहीं होने दे रहे हो? अगर आपको छुपाने का नहीं है कुछ भी, तो फिर कौम को जानने दें कि आपको तो सुरखरू हो जाएंगे। ठीक है, आप लेकिन ये भी तो है ना, फॉरेन फंडिंग में अगर इलेक्शन कमीशन आया तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी आ जाता है, आपको नहीं लगता ज्यादा नाम पर पाबंदी लग सकती है, इंतखाबी निशान पर लग सकती है? तहरीक इंसाफ के बाद कोई नया नाम खान साहब लेकर आ जाएंगे, इंतखाबी निशान भी नया होगा, और उसके बाद इस तरह के मामला हुए, माजी में भी हुए ऐसे। ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है हमारे सामने। नैब जो है नेशनल अवामी पार्टी, ANP बन गई, अवामी नेशनल पार्टी बन गई। बार का इसमें होता रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पहली तो ये इन पर जो बंदिश लगेगी, इनकी जात पर भी बंदिश लगेगी। जब इमरान को बंदिश लग जाती है, इमरान खान को, तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो है अपना फॉरेन मिनिस्टर साहब उसको टेक ओवर करेंगे, या असद उमर साहब टेक ओवर करेंगे, या ये वो अपना क्या नाम है KPK से आपके वो टेक ओवर करेंगे, या कौन इमरान करेंगे, या कौन करेगा? कोई लेवल बदल नहीं है। इसलिए जब इमरान खान जाता है पार्टी की जाएगी, पार्टी नाम कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तोशा खाना की बात अगर मैं करूं तो केस क्या रुख इख्तियार करेगा? आपको क्या लगता है इसमें कोई कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं ना? अगर अखलाकियात की आप बात करते हैं, चले मैं मान सकता हूं कि अखलाकियात के जुमरे में वो चीज़ नहीं आनी चाहिए, आती जो कि उन्होंने की है, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी तो कुछ नहीं हुई ना? नहीं, देखें, अगर आप एक चीज 2 करोड़ में जो 18 करोड़ या 16 करोड़ की या 2 करोड़ में लेते हो, तो और कानून यानी क्या, मुझे नहीं समझ आता। अगर आसिफ जरदारी साहब पर कानून तोशा खाना में नैब में भुगत रहे हैं, हम खुद चूंकि उसके वकील उनमें हैं, और इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी भुगत रहे हैं, और नवाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब भुगत रहे हैं, तो क्या ये कोई आसमानी मखलूक है इमरान खान के ये उसमें केस ना भुगते? तो फिर अदालत को फैसला करने दें कि कानून की खिलाफ वर्जी की है या नहीं की है। कानून तो एक ही है। अगर उनके खिलाफ नैब का केस बन सकता है और उन्हें न सिर्फ गिरफ्तार किया जा सकता है, जमानतों पर है, केस आज भी भुगत रहे हैं, तो फिर इमरान खान से क्यों डिस्टिंक्शन? बार बार कहता है कि बराबरी होनी चाहिए, आइन में भी है आर्टिकल 25 कि हर एक के साथ बराबरी का सलूक होना चाहिए। ये खुद कहता था 2 पाकिस्तान नहीं चलेंगे, 2 कानून नहीं चलेंगे, तो फिर तुम्हारे लिए क्यों कानून जो है मुख्तलिफ हो? फिर फेस करो आकर, और ये ठीक है, अदालत में साबित करो कि जी जो वही घड़ी जो मैंने 18 करोड़ की बेची है, और फिर वो 2 ही घड़ियां हैं, आपको पता है, वो जो बनाने वाले दुनिया में 2 ही घड़ियां के पास वापस गई, जिन्होंने दी थी उन्होंने खुद ही खरीद ली के लिए कि पाकिस्तान को जो बैरूनी एक उसने सरबराह ने जो पाकिस्तान को तोहफा दिया, ये पाकिस्तान के वजीर आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव की जात को नहीं दिया गया, ये रियासत पाकिस्तान को दिया गया। जो आवाम का जिस पर हक आता है, और तोशा खाना का मकसद ये है, और तोशा खाना से वो फिर ये अपना जो है न सिर्फ खरीदे बल्कि बेचें। सही है, इन्होंने तो कारोबार बनाया उसे, 3 करोड़ या 2 करोड़ का खरीद करके 18 करोड़ में बेचा। तो ये मुझे बताएं, क्या ये कानून इसकी इजाजत देता है? आइन इसकी इजाजत देता है? ये अवाम की गैरत और हमीयत कोई चीज नहीं है। आइन की जो दजियां उड़ा के पामाल करके पाकिस्तान को रुसवा किया, और उसी शख्स ने, उसी ने सरबराह ने दोबारा
उसको वापस खरीदा। ठीक है। और उन्होंने कहा ये कैसा पाकिस्तान है कि जिसको मैंने एक तोहफा दिया और उसने आगे मंडी में बेच दिया सिर्फ जाती मनफियत की खातिर। तो ये सिर्फ इमरान खान की बेइज्जती नहीं है। चलें अब आगे बढ़ते हैं सर। ये इलेक्शंस कब, हमजा शहबाज भी अब कल हल्फ उठा ही लेंगे, इलेक्शंस कब होते देख रहे हैं, कब करा रहे हैं इलेक्शंस? इलेक्शन तो अगर आप देखें तो पहले तो सेंसस जो है यानी मर्दमशुमारी ये कोई हमने ही सिर्फ तकाजा नहीं किया हुआ। पहले MQM ने किया, फिर बलूचिस्तान ने किया, फिर KPK ने किया, क्योंकि मार्जिनलाइज किए गए छोटे सूबों के वोट कम किए गए, सीटें कम की गई और एक सूबे को जो है वो बढ़ोतरी दी गई। इसमें जो भी वजूहात थी मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ठीक है। लेकिन इमरान खान साहब ने बाद में जब MQM को अपने अलायंस में लिया, एलाई बनाया, अपना जो इत्तेहादी बनाया, तो उनके साथ पहली शर्त ये थी कि दोबारा सेंसस कराया जाएगा मुल्क में। और फिर जब इनके ये मूव शुरू हुई तो उसमें भी इमरान खान ने इनके साथ जाकर MQM के कहा कि हाँ जो तसाहल मुझसे हो गया है मैं इसकी मर्दमशुमारी कराऊंगा और उसका प्रोसेस शुरू किया। ठीक है। अब मर्दमशुमारी तो होना लाजिम है क्योंकि आप इस वक्त वो हमारे भी एलाई हैं, बल्कि सारों का मुश्तरका सारी जमातों का बशमूल PTI मर्दमशुमारी पर जो है कि दोबारा कराई जाए, पहली मर्दमशुमारी जिसकी बुनियाद पर पिछला इलेक्शन हो। चले सर, टाइम की किल्लत है लेकिन आपकी बात से मैं ये अखज़ कर रहा हूँ कि इलेक्शंस अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर ही होंगे, पार्लियामेंट अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी करेगी और फिर 2023 के अगस्त में ही इलेक्शंस हो सकते हैं। जनाब सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही तो कल 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।